हम भारत में डेयरी क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से डेयरी का जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ रहा है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने एक डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी हैं, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के। हमारे साथ आर एस सोढ़ी मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमूल के। हमारे साथ अनुज अग्रवाल हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीपी मिल्क एंड फूड के। चतुर्वेदी जी से हम बातचीत कर रहे थे। चतुर्वेदी जी, दरअसल हमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना पड़ा, इसलिए हम पूरी बात आपसे नहीं हो पाई थी। आप जो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर के बारे में बता रहे थे, अपनी बात को आप आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं बेसिकली ये बता रहा था कि डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर में क्या क्या चीज़ें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बैकग्राउंड बताया था कि डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर हम लोगों ने क्यों सेटअप किया और किस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों ने सेटअप किया, लेकिन उसमें हम लोग क्या मदद कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला तो मैंने जैसा बताया कि इनिशियल जो सोर्सिंग के सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि दूध जो है हमारे छोटे छोटे डेयरी किसान जो अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड आउट हैं उनके द्वारा पैदा किया जाता है। तो उसको सोर्सिंग के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं और क्या मैकेनिज्म्स हैं जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरे देश को मैप किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी वहाँ पे आज की तारीख में है और आगे चल के वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी 2025 तक कितनी बढ़ सकती है और कितनी अवेलेबिलिटी दूध की हो सकती है। उसके साथ साथ हम लोगों ने हाई डेंसिटी मिल्क कंजम्पशन के जो एरिया हैं उसके साथ प्रॉक्सिमिटी को भी मैप आउट किया है, जिससे कि जो इन्वेस्टर है उसको पता लगे कि कहाँ पे सोर्सिंग रॉ मटेरियल सोर्सिंग का मार्केट है, कहाँ पे उसके जो प्रोडक्ट निकलेंगे बन के उसको सेल करने का मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट कहाँ ज़्यादा बड़ा है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स है इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की, जैसे कि कहते हैं कि कलेक्शन और चिलिंग का जो बिजनेस है वो प्रोसेसिंग से ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन आज की तारीख में इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो उसकी इकोनॉमिक्स हम लोगों ने वर्कआउट करी है कि वो 20% तक रिटर्न दे सकता है एनुअली अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाला बिजनेस है। इसके साथ साथ जो रेगुलेटरी प्रोसेस है, अगर कोई सेटअप करता है इस तरह की बिजनेस, तो रेगुलेटरी सेटअप क्या है, कहाँ से उसको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, वो पूरा मैप आउट हम लोगों ने इसमें किया है। और साथ साथ इसके जो भारत सरकार या राज्य सरकारों से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किस तरह की सब्सिडीज या असिस्टेंस इसमें मिल सकती है, और इसके साथ साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो एरिया हैं, जिस तरह से कि टैक्सेस रिलेटेड इश्यूज हैं, या इसके साथ साथ आपका सोर्सिंग रिलेटेड इशू में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम हम लोग कर सकते हैं, वो सारा इसमें तो इस तरह से एक 360 डिग्री का एक अप्रोच है जो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर करने की कोशिश करेगा। और किस तरह से कोऑपरेटिव, प्राइवेट, फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एमएसएमई, इन सब कंपनियों के जो इन्वेस्टर्स होंगे या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसकी किस तरह से हम इस व्यवस्था के द्वारा हैंड होल्डिंग करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक व्यवस्था है, जिससे कि ना कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको फायदा होगा, बल्कि जिसका सामान खरीदा जाएगा वो एक डेयरी का किसान होगा, और वो डेयरी के किसान की अगर आय को हम अश्योर्ड कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ द मिल्क, तो उससे क्या होगा कि उसकी एक आय निश्चित होगी, उसको अपने दूध का सही दाम मिलेगा, उससे उसकी इनकम बढ़ेगी। उसकी इनकम अगर बढ़ेगी तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा इस सेक्टर में, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। तो ये सारा का सारा मतलब एक विन विन सोल्यूशन है, जिसके लिए हम लोग ये डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर के द्वारा एक कोशिश है। ठीक है, आर एस सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमूल के। सोढ़ी जी, अगर हम अमूल की बात करें तो अमूल का अनुभव जो है वो सब जानते हैं, कितना अच्छा डेयरी के क्षेत्र में अमूल का अनुभव है। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की ओर से डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना ये की गई है, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या कुछ इसका फायदा होने वाला है आने वाले समय में? धन्यवाद जी। देखिए, मैं आपको जो अपने विचार रखूं। हेलो जी बताइए। हाँ, जो मैं अपने विचार रखूंगा
के बारे में, डेयरी एक्सलेटर इन्वेस्टमेंट फंड के लिए बेसिकली भारत सरकार ने कैसे सोचा कि जो आज जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने से क्या फायदे हैं, भारत की कंडीशन डेयरी में या पशुपालन में आज क्या है, क्या फ्यूचर है, और किसी उद्योगपति के लिए, किसी कंपनी के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में है डेयरी में, वो थोड़े मैं ब्रीफ में बताऊंगा जी। देखिए, आप देखें तो भारत सरकार इंडस्ट्री के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत इंसेंटिव दे रही है, बहुत जो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रही है। पर साथ के साथ हम ये देख रहे थे कि ग्रामीण भारत को अगर ऊपर लाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा ग्रामीण भारत में क्या उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जिससे वहां रोजगार भी मिले, उनकी इनकम भी बढ़े, और जो शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो इनइक्वालिटीज आ रही है, डिस्पैरिटीज आ रही है इनकम में, वो भी कम हो। अगर आप पशुपालन और डेयरी की बात करें, देखिए अगर आप पूरे पिछले 45 साल में देखें, डेयरी सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ दिखाई है तो डेयरी में है। 1975 में भारत में दूध का प्रोडक्शन सिर्फ 20 मिलियन मीट्रिक टन, आज 10 गुना बढ़ के 200 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। और आज 200 मिलियन मीट्रिक टन मतलब 9 लाख करोड़ की इनकम किसान को या उसके परिवार को डेयरी से हो रही है। आज पूरे विश्व में अगर 890 मिलियन मीट्रिक टन, भारत में 200, मतलब हम 23% विश्व का जितना भी दूध का प्रोडक्शन भारत में होता है। और जिस हिसाब से हमारी 5 से 6% ग्रोथ आ रही है, 2033 में जो नीति आयोग ने एस्टिमेट दिए है, हम 330 मिलियन मीट्रिक टन, विश्व का 31 के 32%, 1/3 दूध का उत्पादन सिर्फ भारत ही करे। ठीक है, तो अभी इससे एक फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है, फायदा है कि डेयरी उद्योग में एक छोटे से छोटा आदमी, किसान या भूमिहीन आदमी ग्रामीण में आ सकता है। उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लैंड नहीं चाहिए। आप 2, 3, 4 गाय भैंस पाल के भी शहर में, गांव में रह के 15 से 20 हजार रुपए महीना गांव में बैठ के कमा सकते हैं और अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं। क्या कारण है? क्योंकि भारत में डेयरी उद्योग की डिमांड बढ़ रही है। देखिए, आज भारत में 135 करोड़ लोग हैं, जो 2050 में तकरीबन 170 करोड़ हो जाएंगे। 1975 में प्रति व्यक्ति हमारे जो दूध की अवेलेबिलिटी से 100 ग्राम पर पर्सन थी, आज 400 ग्राम होगी, और आने वाले 40 सालों में बढ़ के 800 ग्राम हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी है, हम प्रोटीन और फैट रिच डाइट की डिमांड बढ़ी है। पर मैं अगर इसमें जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या मैं बताऊं, देखिए भारत में तकरीबन इस वक्त 54 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा होता है, जो अगले 10 साल में बढ़ के तकरीबन 90 करोड़ के करीब हो जाएगा। पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, उसमें तकरीबन 11 से 12 करोड़ लीटर प्रतिदिन आता है। इसमें 55 से 60% कॉर्पोरेटिव के पास आता है, तकरीबन 40 से 45% प्राइवेट सेक्टर के पास आता है। और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगले 10 साल में ये जो 11 से 12 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ लीटर हो जाएगा। और 30 करोड़ लीटर अगर करने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो देखिए इन्वेस्टमेंट्स, एक तो जनरली आप डेयरी की बात करते हैं, रोज कहते हैं कि प्रोसेसिंग में या पैकिंग में, वो तकरीबन देखिए 80,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ डेयरी प्रोसेसिंग और प्लांट्स में ही होगा। पर इससे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आप स्टार्ट कीजिए मिल्क प्रोडक्शन में, ब्रीडिंग एंड फीडिंग। ब्रीडिंग में जो अभी अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि आजकल किसान को अच्छी ब्रीड, तो अच्छे सीमेंट के लिए, सेक्स सीमेंट के लिए अच्छी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। फीडिंग की बात करें तो दूध के प्रोडक्शन में 70% खर्चा सिर्फ फीडिंग का होता है। और अगर आप पूरे भारत में जो कैटल फीड की जो फीडिंग की मार्केट है तकरीबन 2 लाख करोड़ की है,
और उसमें से ऑर्गेनाइज सिर्फ 30,000 करोड़ ही है। तो कोई भी इंडस्ट्री वाला कैटल फीड और फीड इंडस्ट्री में जाएगा, चाहे वो कंसिडर्ड फीड हो, चाहे साइलेज हो, और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसके लिए भी, अगर आपको कैटल फीड में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए भी फंड अवेलेबल है। इसके अलावा गांव में मिल्किंग मशीन का, देखिए भारत में अभी तक मिल्किंग मशीन का प्रचलन नहीं है, और मिल्किंग मशीन अफोर्डेबल गाय और भैंस के लिए इंडिया में लाखों क्या बिलियंस की रिक्वायरमेंट है, अभी कुछ हजार ही है। और मिल्किंग मशीन ऐसे होने वाली जैसे हमारे घर पे रेफ्रिजरेटर होता है, तो वो अपॉर्चुनिटी किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है। उसके अलावा गांव लेवल पे स्टोरेज, अगर भारत में 6 लाख गांव हैं और 2 से 2.5 लाख वहां पे कलेक्शन सेंटर है, तो 2-2.5 लाख बल्क मिल्क स्टोरेज की जरूरत है। अभी है कितने, फ्यू थाउजेंड। तो इन्वेस्टमेंट वहां चलिए। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, आईटी में, फिर आ जाते हैं प्रोसेसिंग लाइन की, तो मैं बात कर रहा हूं 1 लाख लीटर से लेके 50 लाख लीटर तक की इंडिया में प्लांट्स हैं, और उसमें 1 लाख के प्रोसेसिंग के लिए तकरीबन जो होता है 40 करोड़ का खर्चा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनने। पर सबसे बड़ी जो मैंने शुरू में बात की, ये पूरे उद्योग में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो रोजगार मिलेंगे उसकी बात करूं। 1 लाख लीटर अगर दूध आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है तो 6,000 जॉब्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। 5,000 ग्रामीण क्षेत्र में और 1,000 शहरी क्षेत्र में। और अगर आप देखें, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में 11-12 करोड़ से 30 करोड़ आएगा, तो तकरीबन 1.2 करोड़ जॉब्स अगले 10 साल में सिर्फ डेयरी से ही क्रिएट होंगे। तो मेरे ख्याल से जो भारत सरकार ने जो सोचा है इन्वेस्टमेंट करने का, ये बहुत ही मतलब एरिया ऐसा है। ठीक है सोडी साहब आप बने रहिए हमारे साथ, अभी फिर आपसे हम बातचीत करेंगे। अनुज अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स के। अनुज जी, सोडी साहब ने भी, चतुर्वेदी जी ने भी बताया कि किस तरह से ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, ये मदद करेगा जो लोग डेयरी से जुड़े हुए हैं। और अगर हम इंडियन डेयरी की बात करते हैं तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। इसका वैश्विक दुग्ध उत्पादन में करीब 23% का इसका योगदान है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस योगदान को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधान और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का। काफी लंबे समय से डिमांड थी प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र की, कि उनके भी सहयोग को इसमें पहचाना जाना चाहिए। और अगर हम देखें 1992 से, तो 1992 में जब डेयरी उद्योग लिबरलाइज हुआ, उसके पहले बहुत ही कम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसमें ऑपरेट करती थी। नेस्ले और मिल्क फूड जैसी दो या तीन कंपनियां थी जो उस समय थी। पिछले 30 वर्षों के दौरान प्राइवेट सेक्टर, निजी कंपनियों ने कोऑपरेटिव कंपनियों के साथ में उनसे सीख के एक बहुत बड़ा अपना एक योगदान इसमें किया है। 45%, जैसा कि सोडी साहब ने बताया कि 40 से 45% करीब आज के समय में प्राइवेट सेक्टर का योगदान है डेयरी क्षेत्र में। और ये डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर जो प्रोग्राम बना है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को इस्तेमाल करने के लिए, 15,000 करोड़ का जो ये फंड है, इस फंड अभी तक जितना भी प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ उसमें गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की स्कीम में प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से सहभागिता नहीं निभा पाता था। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कोऑपरेटिव्स के लिए बनती थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ये चर्चा शुरू हुई और सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने इस चीज को पहचाना और इस चीज में प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया। तो जिस प्रकार से लिबरलाइजेशन ने जो काम प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप करके 40-45% की अपॉर्चुनिटी पैदा करी, उसी प्रकार से अब समय है कि इस तरीके के एक्सेलरेटर फंड्स बन के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनको इसमें प्रमोशन दिया जाए। डेयरी उद्योग, जैसा कि सोडी साहब ने बताया, उन्होंने काफी सारा डेटा दिया कि किस प्रकार से भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर है दूध का, चाहे वो कैटल फीड के क्षेत्र में हो, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गांव से जुड़े हुए लोग, ये एक ऐसा रोजगार है जिससे न केवल शहर में बल्कि गांव में भी रोजगार का सृजन होता है।
अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि लोग गांव से छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहरों में इसकी वजह से बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर किसी व्यक्ति को अपने गांव में ही रोजगार की एक संभावना मिल जाती है तो उसके लिए उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और इसका रोल मॉडल मैं कहूंगा कि अमूल है या हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनीज हैं। इन्होंने दिखाया और इन लोगों से सीख के हम लोग जैसे निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी बढ़ावा मिला। आज के समय में प्राइवेट सेक्टर भी इस चीज में काम कर रहा है। तो अब जो ये एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, इसकी वजह से हमारे देश में जो रीजनल लेवल पे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, अगर आज आप देखेंगे A2 मिल्क है, अगर आप देखेंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, इनका चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। और इनके चलन टेक्नोलॉजी की वजह से कई सारी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज लॉन्च हो गई हैं। तो रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं, डेयरी उद्योग को बढ़ाने की संभावनाएं बन रही हैं, नए नए उत्पादों को लॉन्च करने की संभावनाएं बन रही हैं। और अगर हमें इन संभावनाओं का पूरा बेनिफिट उठाना है और अगर इन्हें प्रॉपरली ट्रांसलेट करना है तो इस तरीके के एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। जो नए लोग आते हैं उन्हें पूरी जानकारी मिलती है इन प्लेटफॉर्म से। और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, CII, बॉस्टन कंसल्टेंसी, इन्वेस्ट इंडिया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जितने भी लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं और खासकर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कि उनका ये प्रयास बड़ा सराहनीय है। और मुझे लगता है कि ये न केवल प्राइवेट सेक्टर को मदद करेगा बल्कि छोटी कोऑपरेटिव कंपनीज, कई सारे प्रदेश हमारे ऐसे हैं जहां पे कंपनीज का साइज बहुत बड़ा नहीं है कोऑपरेटिव्स का, ये उन लोग को भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और इंटरनेशनल लिंकेजेस प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रयास सराहनीय है और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है चतुर्वेदी जी, ये जो 15,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया है, ये किस तरह से मदद करेगा? जो निवेशक आते हैं किस तरह से उनकी मदद करेगा? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि निवेश, अगर हम बात करते हैं FDI को लेकर के क्या कुछ स्थिति है, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन कौन से क्षेत्रों में होगा डेयरी के? देखिए, आज की तारीख में हम लोग का सबसे पहला तो एम ये है कि हम पहले जो हमारी पॉलिसी मेकर्स की अप्रोच थी कि कैसे साहब शॉर्टेज को कैसे एड्रेस किया जाए, आज की तारीख में हमारी अप्रोच है पॉलिसी मेकर्स की कि सरप्लस को कैसे एड्रेस किया जाए, सरप्लस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए जी। और वो सरप्लस को हम किस तरह से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके जा सके, जिससे कि हम जो दूध पैदावार करने वाला जो किसान है 8 से 10 करोड़ के आसपास जो नंबर हैं, जो कि एक छोटे किसान है, उनकी आय में किस तरह से हम लोग वृद्धि कर सके। और ये मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर हम उसको ऑर्गेनाइज मार्केट से जोड़ते हैं तो एक जो डेयरी का फार्मर है उसकी आय में कम से कम 30 से 40% की वृद्धि हम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आय को हम एक तो प्रिडिक्टेबिलिटी ला सकते हैं, उसकी डिमांड को एश्योर कर सकते हैं। जहां तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो कि एक बड़ा ही अपकमिंग सेक्टर है, स्पेशली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मैं अपनी पिछली रिस्पॉन्सिबिलिटी में FDI पॉलिसी वगैरह को देखता था, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कम से कम 40 से 45% का जो इन्वेस्टमेंट है FDI का, वो डेयरी सेक्टर के द्वारा है। तो वो मेजर एक कंट्रीब्यूटर है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में FDI का, डेयरी सेक्टर के द्वारा, पहली बात जी। दूसरी बात है कि जो डेयरी सेक्टर में प्रोसेसिंग की एरिया में जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए, या छोटे उद्यमियों को या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो छोटे छोटे हैं उनको अगर अपने गांव में अगर वो एक मिल्क की प्रोसेसिंग करके खोया या मक्खन या इस तरह की चीजें जो बनाना चाहते हैं, उनको किस तरह से असिस्टेंस दी जाए। तो इसके लिए जैसे मैंने अभी पहले भी शुरू में बताया कि आत्मनिर्भर पैकेज का जो अनाउंस हुआ था, उसमें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का अनाउंसमेंट किया गया। इस फंड के द्वारा हम लोग दो तीन चीजें कर रहे हैं। एक तो जो छोटे छोटे या बड़े उद्यमी जो भी हैं, जो कि डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव प्रमोटेड उद्यमी हैं या प्राइवेट सेक्टर प्रमोटेड उद्यमी हैं या MSME के उद्यमी हैं, अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको उनकी प्रोजेक्ट को बनाने में, तैयारी करने में उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको क्लियरेंस वगैरह दिलवाने के लिए
राज्य सरकारों के साथ मिलकर किस तरह से उनकी क्लियरेंसेस को एक्सपेडाइट किया जाए, उसके लिए हम लोग मदद करते हैं। प्लस हम लोगों ने एक पोर्टल खोला है, उस पोर्टल को जो कि सिडबी के द्वारा मैनेज हो रहा है, उद्यमी मित्रा पोर्टल। उद्यमी मित्रा पोर्टल में एप्लीकेशन उसकी किस तरह से फाइल करवाई जाए और उसके बाद उसको बैंक से ऋण दिलवाया जाए और उसका प्रोजेक्ट अप्रूव कराया जाए। और उस प्रोजेक्ट का जब अप्रूव होता है तो जो उसकी जो इंटरेस्ट की जो दर है, इंटरेस्ट की दर में हम लोग 3% सालाना उसको एक रिलीफ देते हैं कि आपको जितना इंटरेस्ट देना है बैंक को, आपने जो ऋण लिया है उस ऋण का 3% इंटरेस्ट भारत सरकार भरेगी। तो अगर उसको 8 या 10 या 12% पे अगर इंटरेस्ट पे ऋण मिलता है अपने प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए, तो उसमें 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन हम देते हैं और वो 10 साल तक देते हैं, जो कि उसका नॉर्मल प्रोजेक्ट पीरियड होता है रिटर्न का इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है और जो ऋण लिया है बैंक से। तो एक तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। दूसरा चीज है कि जो वो ऋण लेता है तो क्या है कि बैंकें कभी कभी हेजिटेट करती हैं कि साहब वो पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए उसका जो मूलधन है, मूलधन का 25% मूलधन की रिटर्न की गारंटी भारत सरकार देती है। तो अगर उसने 100 रुपए लिया है ऋण का, तो ऋण का उसके 100 रुपए में 25 रुपया भारत सरकार गारंटी देती है बैंकों की। अगर वो किसी कारणवश वो ऋण में अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसमें 25 रुपया तक उसका हम देंगे भारत सरकार के द्वारा। तो ये एक दूसरा एक सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करी है स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए। और तीसरा हम लोगों ने ये किया है इसमें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा फंड में कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको नॉर्मली बैंकें ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देती हैं, जबकि बड़ी कंपनियों को कम इंटरेस्ट पे पैसे देती हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियों की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में बैंकों के सामने में है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये स्टैब्लिश कंपनी है। लेकिन अगर कोई नया उद्यमी या नई कंपनी अगर आना चाहती है तो उसको बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पे चार्ज करती है। तो उसके लिए हम लोगों ने बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलके एक ऋण की दर भी तय करी है कि इससे ज्यादा उसको इंटरेस्ट रेट की दर तय करी है कि इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो कि हमने 200 बेसिस पॉइंट EBLR के बारे में कहा है कि उससे ज्यादा उसको इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये 3-4 सुविधाएं हैं जिसके कारण इस फंड के द्वारा हम अपने जो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर का है उसको हम किस तरह से उसको एक्सेलरेट करेंगे और उसको किस तरह से हम उसकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, इन सब कार्यों में इसकी जानकारी है। इसके साथ साथ एक चीज और है कि अगर कोई वो भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी और स्कीम से कैपिटल सब्सिडी का कंपोनेंट, जैसे कि अगर 100 रुपए में उसे 50 या 40 रुपए की अगर कैपिटल सब्सिडी मिलती है और बाकी 60 रुपया या 50 रुपया अगर उसको बैंक से लोन लेना पड़ता है, तो उस लोन के ऊपर में भी हम उसको 3% इंटरेस्ट रेट का सबवेंशन देते हैं। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है और इसमें कोई कैप नहीं रखी गई है, छोटे प्रोजेक्ट हो चाहे बड़े प्रोजेक्ट हो, लेकिन हमारा जो फोकस है वो छोटे उद्यमियों और एमएसएमई कंपनियों के लिए है, जो कि किसानों की और रूरल एंटरप्रेन्योर्स की आय को किस तरह से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। ठीक है सर, एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम डेयरी सेक्टर को लेकर बातचीत कर रहे हैं और डेयरी को लेकर के जो केंद्र सरकार की ओर से एक डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की गई है उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुज अग्रवाल जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स के। अनुज जी, अगर हम पैकेज डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो भारत में अच्छा खासा इसका बाजार है और जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे किसान हैं, उन पर अगर ज़्यादा फोकस रखा जाए तो वहाँ ये दिक्कत आ सकती है क्योंकि उनके पास उतना लॉजिस्टिक्स नहीं है। तो वहाँ क्या कुछ किया जा सकता है इसमें, खासकर अगर हम पैकेज प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखिए, जैसे जैसे अभी भारत में करीब लगभग 23% मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है जिसमें पैकेज प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अगर हम बात करें छोटे किसानों की
तो डेयरी मेरे ख्याल से कुछ ही ऐसे सेक्टर्स में से ऐसा है जहां पर लगभग 75 से 80% पैसा, अगर 1 लीटर दूध मार्केट में बिकता है तो उसका 75 से 80% पैसा सीधे किसान के पास पहुंचता है जी। और ये संभव इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली किसान से सोर्सिंग है सारी कंपनीज की, और उनका प्रयास रहता है कि किसान के खाते में पहुंचे। तो मुझे लगता है कि अगर किसान ये दूध को खुले तौर पर बेचता है तो उसमें जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उनकी वजह से किसान की उत्पादकता और उसकी इनकम कम हो जाती है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ होती है, जिसके लिए मेरे ख्याल से डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर बनाया गया है, और जो सुविधाएं माननीय सेक्रेटरी जी ने बताई कि अगर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, 25% गारंटी है जो 10 साल के लिए है, अगर कैपिटल सब्सिडी उसके लिए भी, इन सब चीजों से अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर डेवलप होता है तो छोटे किसान, स्पेशली अगर इंडिया में देखें तो लार्जली मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उन किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होता है। बड़े किसान के पास तो फिर भी बार्गेनिंग पावर होती है, वो जाके शहर में अपना दूध बेच सकता है, लेकिन जो छोटा किसान है, तो पैकेज्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ हमारे देश के छोटे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी सहायक होगी। तो ये ऐसा इफेक्ट है जिसमें शुरुआत ऊपर के लेवल से होती है पैकेज से, लेकिन पूरी वैल्यू चेन में सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिलता है तो हमारे किसान को ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये प्रयास सही दिशा में है और हम निजी क्षेत्र की तरफ से इसमें पूरा सहयोग करने की कोशिश करें। ठीक है सोडी साहब, वक्त हमारे पास कम है, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। जिन लोगों के पास एक्सपर्टाइज है, जैसे आप हैं, अमूल है, अमूल के पास एक्सपर्टाइज है, आप किस तरह से छोटे किसानों की मदद कर सकते हैं इस पूरे मामले पे, चाहे पैकेज्ड इंडस्ट्री की बात करें या अन्य लॉजिस्टिक्स की बात करें? देखिए, अमूल के पास जो पिछले 75 साल का एक्सपीरियंस है मिल्क कलेक्शन, लॉजिस्टिक, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेलिंग का, तो कोई भी छोटे किसानों की संस्था हो, चाहे वो निजी हो चाहे कोऑपरेटिव हो, तो अमूल के जो एक्सपीरियंस के बेस पे, जैसे अनुज जी ने बोला, लर्निंग के बेस पे वो किसी भी छोटे लेवल, दूध के उद्योग के छोटे लेवल पर यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे आपने अनुज जी से क्वेश्चन पूछा, देखिए जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर चाहे प्राइवेट चाहे कोऑपरेटिव किसान से ले, जस्ट मेयर प्रेजेंस से ही अगर 22-23% दूध ऑर्गेनाइज सेक्टर लेता है और एक गांव में कलेक्शन सेंटर बनाता है, तो उनकी एफिशिएंसी के कारण, उनके अच्छे प्राइस देने के बजाय जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो दूधी हैं, उनको भी किसान को अच्छा भाव देना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एक अच्छा सुदृढ़ कंपटीशन क्रिएट करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जो कि अगर किसान को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो ना हो। तो मेरे ख्याल से देखिए, छोटे किसान खुद तो सब जगह नहीं मार्केट कर सकते, पर जिसको भी बेचते हैं, चाहे कोऑपरेटिव है, चाहे प्राइवेट है, चाहे अनऑर्गेनाइज, उनको ये इन्वेस्टमेंट से काफी फायदा होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। ठीक है, हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में हैं, तो चतुर्वेदी जी आपसे हम चाहेंगे, क्योंकि डीडी न्यूज़ को और खासकर इस कार्यक्रम को देश भर में जो छोटे छोटे किसान हैं, 10 गाय 12 गाय या उससे कम में या उससे ज़्यादा में जो अपनी डेयरी चलाते हैं, क्या कुछ उनसे आप कहना चाहेंगे, किस तरह से वो फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो छोटे छोटे किसानों का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए और उसकी फैसिलिटी को चलाने के लिए है, वो ये छोटा किसान ही देगा। और ये छोटे किसान को हम अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोक्योरमेंट के, और जैसे कि बताया सोदी जी ने कि 25 से 30% का ऑर्गेनाइज मार्केट है, हमारा टारगेट है कि हम अगले 3 से 4 सालों में इस 25 से 30% को 50% तक ले जाएं ऑर्गेनाइज सेक्टर। और ऑर्गेनाइज प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइज प्रोक्योरमेंट में किसानों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान जब बिचौलियों के द्वारा जो दूध अपनी बिक्री करते हैं, उसका दूध का जितना दाम मिलता है उसमें बिचौलियों की कमीशन भी आ जाती है, जो कि किसान को नहीं मिलती है, लेकिन जो प्रोक्योरर है या प्रोसेसर है वो उसको देता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का बढ़ावा देने में छोटे छोटे किसानों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने छोटे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और उसको दूध को कलेक्ट करके उसको डायरेक्टली
चिलिंग या प्रोसेसिंग की सुविधा के लिए दें, या अपने छोटे छोटे एग्रीगेटर बनाए, जैसे कि ओला उबर के एग्रीगेटर होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे गांव के स्तर पे एग्रीगेटर बना के दूध अपने आप कलेक्ट करें सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसानों से, और किसानों को उसका सही दाम भी मिलेगा और टाइम से उसको दाम मिलेगा और अश्योर्ड उसकी डिमांड होगी, और उसको फिर ले जाके वो प्रोसेसिंग प्लांट पे जाके दें। इन सब चीजों से क्या होगा कि किसानों की आय भी बढ़ेगी और उससे उनको फिर अपनी दूध की पैदावार को और बढ़ाने में भी उनके पास उनके पैसे आएंगे, जिससे उनकी इनकम में 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी वृद्धि हो सकती है। और ये दूध जो है वो एक तरह से किसानों के लिए एटीएम है, क्योंकि दूध का जो दाम है उसमें जो वो वर्किंग कैपिटल सुबह में लगाता है वो शाम तक उसको वापस मिल जाती है, जबकि बाकी जब फसल लगाता है तो उसमें उसको उसका रिटर्न मिलने में 3 से 4 या 6 महीने लगते हैं। तो इसलिए इसको एक मेन बिजनेस की तरह लेके और इससे काफी हद तक वो अपनी आय को 2 गुना या 3 गुना करने में इसमें मदद मिल सकती है, और इसलिए इस ऑर्गेनाइज्ड फैसिलिटी की सुविधा जरूर लें और इससे अपनी आय को और बढ़ाएं। चतुर्वेदी जी, अगर एफपीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप किसान बनाते हैं तो उसके बाद वो उसको प्रोसेस करना चाहते हैं या उसके पैकेजिंग उसका करना चाहते हैं, तो क्या उनको किसी तरह का कोई स्किल डेवलपमेंट, इस तरह का कोई व्यवस्था आने वाले समय में की जानी है या की गई है, कुछ ऐसा है? जी, तो इसके ये देखिए, अभी पिछले ही सप्ताह प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, जो लाइव स्टॉक सेक्टर का एक पैकेज अनाउंस किया गया 54,500 करोड़ के आसपास का अगले 5 सालों का। उसमें कई प्रोग्राम उसमें निर्धारित किए गए हैं जिसके लिए अप्रूवल दिया गया है अगले 5 सालों का, जिसमें कि जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है या नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है या नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के जो कार्यक्रम हैं, इन सब कार्यक्रमों में आगे बढ़ के किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाएगा, और इस कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ उनको एक जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वाली, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा भी हम उनको कुछ एक सीड कैपिटल की तरह वहां से भी अवेलेबल करा के उनको ऑर्गेनाइज करने में भी मदद करेंगे। तो ये सारी सुविधाएं और साथ में उनकी बीमारियों के ऊपर उनके जो ब्रीड इंप्रूवमेंट के काम है उसको कैसे उसमें क्या मदद की जाए सरकार के द्वारा, वो सारी मदद इस पैकेज में जो 54,500 करोड़ का पैकेज अगले 5 सालों का वो जो अप्रूव किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उससे इसमें काफी हद तक मदद भी मिलेगी। ठीक है सर, बिल्कुल। अब हमारा यहाँ पर इस कार्यक्रम का समय खत्म हो गया है, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडियन डेयरी सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है और 23% के करीब अपना योगदान देता है, और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस योगदान को और बढ़ाया जाए। जो छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे डेयरी जिन लोगों की है, उनको भी मदद मिले और वो भी बड़े कोऑपरेटिव्स की तरफ से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आएँ, इसके लिए लगातार मदद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।